Hello everyone, welcome to the Tech Gurukul. Today's unit is problem set 6 and the chapter name is financial planning. Come to the question number first. Write the correct alternative answer for each of the following question. Then what is the question? The question 1 is for different type of investment, what is the maximum permissible amount under section 80C ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स ने कई एक्ट बनाए हैं जिसमें है आपको 80C, 80D और 80G। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बट आपके लिए मेन ये है। अब 80C के अंदर क्या क्या आता है? पीपीएफ, जीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, हाउस लोन, म्यूचुअल फंडिंग एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अगर आप यहाँ पे पैसे जमा करते हैं तो आपको कितने पैसे की छूट मिलती है मैक्सिमम, ये आपका क्वेश्चन है कि 80C अगर इनकम टैक्स एक्ट है तो उसमें मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट क्या है। तो आपको पता है कि 80C के लिए मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख। ये 1.5 लाख क्या है? 1.5 लाख तक आपको छूट मिलती है इनकम टैक्स पे। अगर आपने इन सारी चीजों में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो 1.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर मैंने 1.5 लाख से ज्यादा किया तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, पहले 1.5 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर आप उसके अलावा भी खर्च करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट उस पे आपको टैक्स लगेगा। देन आंसर इज 1.5 lakh rupees. Come to the question 2. A person has earned his income tax during financial year 2017 and 18. Then his assessment year is. देखिए, अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से देखूं तो क्या समझ में आता है? अगर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 है तो असेसमेंट ईयर हमेशा उसका नेक्स्ट होता है। दैट मीन्स क्या होगा? अगर 17-18 है तो आंसर होगा 18-19। तो ये आपका आंसर होगा। अगर मान लीजिए कि 2022 एंड 23 किसी का फाइनेंशियल ईयर है तो उसका आंसर होगा उसका नेक्स्ट, दैट मींस 2013 और 2014, 2024। बट इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, जब भी कोई आदमी कमाता है तो वो उसका क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। अब उसे सरकार को बताना है कि उसने कितना कमाया, कितना इन्वेस्टमेंट किया या कितना बचाया। तो ये सारी बातें वो कब बता सकता है? ये सारी बातें वो साल खत्म होने के बाद ही बता सकता है, क्योंकि वो पूरे साल कितना कमाएगा ये उसे खुद भी नहीं पता। तो एक सवाल ये आ सकता है कि जो नौकरी करता है उसे तो पता रह सकता है कि वो कितना कमाएगा, तो इसका आंसर हो सकता है हाँ भी, और इसका आंसर होता है नहीं भी। नहीं कैसे? कि सपोज उसकी नौकरी चली गई या सपोज उसने कहीं और जगह नौकरी ज्वाइन कर ली जिसकी सैलरी अलग है, तो कोई भी आदमी साल खत्म होने से पहले ठीक तरीके से नहीं बता सकता कि उसने क्या कमाया है। तो सरकार को डेटा बताना पड़ेगा कि आपने कितना खर्च किया और कितना कमाया। तो ये सारा आप कब बताएंगे? अगले साल बताएंगे। जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके नेक्स्ट ईयर आप बताएंगे, तब आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इस नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। देन आपका आंसर क्या होगा? 2018 एंड 2019। क्वेश्चन 2. मिस्टर शेखर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। कोई भी आदमी का इनकम क्या होता है? 100% होता है। तो मिस्टर शेखर का भी इनकम क्या होगा? 100% होगा। इस पे क्या किया इन्होंने? स्पेंड कर दिया 60%। दैट मीन्स उनका एक्सपेंडिचर क्या है? 60%। देन फ्रॉम द बैलेंस ही डोनेट्स ₹300 टू एन ऑर्फनेज। उन्होंने क्या किया? 300 रुपीज ऑर्फनेज को डोनेट कर दिया। देन ही इज देन लेफ्ट विथ 3200। तो ये 3200 क्या हो गया? उनके पास बच गया था। दैट मीन्स उनका ये हो गया सेविंग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको ध्यान देने की चीज है वो क्या है? नंबर। आप देखिए जहां भी नंबर होगा वहीं से हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। बट यहां पे क्या है? आपके पास दो नंबर है, उसके अलावा हम क्या करते थे? उस नंबर का परसेंटेज निकाल लेते थे। बट अगर हम यहां पे देखेंगे तो ना हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं ना ही इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि टोटल यहां 3 टर्म है जिसमें एक का परसेंटेज दिया है और बाकी दो का परसेंटेज नहीं दिया है। तो दो अननोन टर्म एक इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर हम ऐसा कर दें कि इस दोनों को ऐड कर दें तो वैल्यू क्या आएगा? 3200 प्लस 300, दैट मीन्स 3500 रुपीज।
अब हमारा हो गया ये टोटल रुपीज में। फिर हम देखेंगे कि क्या हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो आंसर है यस, हम निकाल सकते हैं। ये टोटल कितना था, 100% था, ये था आपका 60%, तो ये कितना होगा, सिंपल सी बात है, 100 माइनस 60% इक्वल टू 40%। अगर मैं इस दोनों सिंपल की बात करूं तो हम इसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते थे, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारे पास नंबर भी होगा और परसेंटेज भी होगा, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन, सपोज टोटल इनकम इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये आपको निकालना है, एंड सपोज y इक्वल टू डोनेट रुपीज प्लस सेविंग, वैल्यू लिखेंगे 300 प्लस 3200, दैट मीन्स 3500, एंड percentage of y equal to 100% minus expenditure percentage equal to 100% minus 60% equal to 40%। अब हमारे पास परसेंटेज भी है और नॉर्मल नंबर भी है, तो हम इक्वेशन में लिख सकते हैं ये किसका 40% है, ये रुपीज। बहुत सिंपल सी बात है, ये टोटल इनकम का 40% है, तो वर्ड में हम कैसा लिख सकते हैं, 40% ऑफ इनकम क्या हो गया, एक्स, इक्वल टू क्या है, 3500। अब 40% को हम नॉर्मल नंबर में कैसे लिख सकते हैं, कभी भी परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में अगर आपको लिखना है तो डिवाइडेड बाय 100, तो 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 3500, ये 0 0 से कट हो गया। देन अब हमें पता है जो मल्टीप्लाई में होता है वो जाके डिवीजन में चला जाएगा, दैट मींस 4 डिवीजन में चला जाएगा, और ये डिवीजन में है 10, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस x इक्वल टू 3500 अपॉन 4 इंटू 10। तो अगर मैं कट करूं तो क्या आएगा आपको, 4 8 जा 32, 3 इज लेफ्ट, 4 7 जा 28, 2 इज लेफ्ट, 4 5 जा 20, तो आंसर आएगा 8750 रुपीज। दैट मीन्स क्या हो गया आपको, 8750 रुपीज, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिस्टर हीरालाल इन्वेस्टेड रुपीज 2,15,000 इन अ म्यूचुअल फंड। तो जो भी चीज इन्वेस्ट की जाती है सबसे पहले वो पार्ट आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 2,15,000 रुपीज। ही गॉट रुपीज 3,05,000 आफ्टर 2 ईयर, दैट मीन्स टाइम इक्वल टू 2 ईयर, और जो भी पैसे लास्ट में पाए जाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। नेक्स्ट, मिस्टर रमनीक लाल इन्वेस्टेड रुपीज 1,40,000। तो यहां भी उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, दैट मीन दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इज 1,40,000 रुपीज एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 8% हो गया। यहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना एक फॉर्मूला होता है, ये CI इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 अंडर ब्रैकेट एन माइनस 1। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, फॉर 2 ईयर, दैट मींस टाइम क्या हो गया, 2 ईयर हो गया। अब आप यहां पे देखेंगे, यहां पे इस एन का मतलब क्या होता है, इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर। तो हम इसे डायरेक्ट टी भी लिख सकते थे, यस आप लिख सकते थे, आप कोई और भी वेरिएबल यूज कर सकते थे, बट मेक श्योर कि यहां पे आपका टाइम ही आए, कुछ और ना आए। तो हम यहां पे एन ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया कि हम नंबर ऑफ टाइम बोलेंगे या नंबर ऑफ ईयर बोलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एंड डिनोट किया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इन अ बैंक, तो बैंक में रमनीक लाल ने पैसा इन्वेस्ट किया 2 ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से, और उनका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, 1,40,000 रुपीज। फाइंड आउट द परसेंटेज गेन, आपको क्या पता करना है, परसेंटेज गेन पता करना है, ईच ऑफ देम, दोनों का। हुज इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिटेबल, तो सबसे पहले परसेंटेज गेन निकालेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसका ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सबसे पहले मैं हीरालाल से शुरू करता हूं। तो कभी भी आपको प्रॉफिट पता करना है या गेन पता करना है तो हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट। तो इसने इतने पैसे लगाए, इतना अमाउंट इसको मिला, तो प्रॉफिट या गेन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं।
इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट, दिस अमाउंट माइनस पी अमाउंट, आपने आपको जितना मिला माइनस जो आपने लगाया था, तो आपका पैसे निकल आएंगे। तो आएगा आपका 305000 माइनस 215000, दैट मीन्स 90,000 रुपीज। तो अब परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी परसेंटेज का, परसेंटेज गेन इक्वल टू गेन अपॉन जो भी पैसे हमने स्टार्टिंग में लगाए थे, यानी दैट मींस क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अमाउंट क्यों नहीं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आपको प्रॉफिट आपने जो पैसे लगाए थे उस पर हुआ है, आपको जो मिले थे उस पर गेन नहीं हुआ है। तो यहां पे अपॉन क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं 90,000 अपॉन 2,15,000 इंटू 100, 0,000,000। और अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो हमारा आंसर आता है 41.86%। ये हमारा परसेंटेज गेन हो गया। नाउ फॉर द रमनीक लाल, यहाँ पे इनका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, 1,40,000। इन्होंने किस रेट पे दिया, 8% पे। कितने साल के लिए दिया, 2 साल के लिए दिया। तो हम आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आप एक बात समझे कि जब आप बैंक को पैसे देते हैं और जब वो आपको पैसे लौटाती है, दैट मीन्स जो आपको इंटरेस्ट देती है वही इंटरेस्ट आपका गेन या प्रॉफिट होगा। तो हम डायरेक्ट, हमारे पास फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और हम वो इंटरेस्ट दैट मीन्स प्रॉफिट या गेन निकाल लेंगे। वैल्यू आएगा प्रिंसिपल अमाउंट का 14,000,1 प्लस आर का वैल्यू क्या है 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। यहां पे एन का वैल्यू क्या है 2 माइनस 1। अगर मैं 4 से कट करूं, 4 2 जा 4, 25 जा। अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि अगर यहां पे बेस 25 है तो यहां भी अगर मैं बेस 25 डाल दूं तो बहुत ही आसानी से आपस में ऐड हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 25 डाल देता हूं। अब बट नीचे सिर्फ 25 तो डाल नहीं सकते, ऊपर भी हमें एक 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा 1,40,000। अब ये बेस कॉमन हो गया, ये ऊपर में क्या था 25, 25 प्लस 2 27 अपॉन 25, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1। अब हमें पता है किसी भी चीज का स्क्वायर हो, किसी भी ब्रैकेट का, तो स्क्वायर किसका होता है, दोनों का होता है। तो 27 का भी स्क्वायर होगा, 25 का भी स्क्वायर होगा। 27 का स्क्वायर होता है 729 अपॉन 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अब हमें यहां भी सेम काम करना है, फ्रैक्शंस है, तो इसका भी बेस 625 बनाना पड़ेगा ताकि आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सके। अब नीचे हमने 625 डाला है तो ऊपर भी एक 625 डालना होगा। 140,000, ये दोनों कॉमन हो गया 625, तो ऊपर क्या हो जाएगा 729, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 625। ये कैलकुलेट करके होगा आपको 1,40,000 इंटू, ये ब्रैकेट बाहर निकल जाएगा, दैट मीन्स 625 और ऊपर में क्या आएगा 729 माइनस 625 इक्वल टू 104। अब सबसे पहले 25 से कट करता हूं, तो 25 25 जा 625 एंड 25 5 जा 6 जा 0 0। तो हमारा वैल्यू अब आएगा 56,000 इंटू 104 अपॉन 25। फिर से एक बार से कट करता हूं 25 से, 25 2 जा 50, कितना बचा 6, 6 प्लस 0 60, 25 2 जा अगेन बचा आपका 10, 10 प्लस 0 100 एंड 4 जा। आंसर आएगा 23,296 रुपीज। ये आपको क्या मिला, फाइनल इंटरेस्ट मिला जो बैंक आपको देगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज गेन निकालना है तो फार्मूला होगा परसेंटेज गेन इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100। क्योंकि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रहा है। आपका गेन का वैल्यू आपने अभी निकाला 23,296, प्रिंसिपल अमाउंट था 1,40,000 इंटू 100, 0 0 कट किया हमने।
अगर मैं यहाँ 14 से ऊपर नीचे डिवाइड करूं तो 14 100 जा एंड 14 1 6 6 4, ये आपका डिवीजन करके आएगा। अब हमें पता है कि जितनी बार जीरो हो डिवीजन में उतना डेसिमल आता है, तो यहाँ पे डेसिमल नहीं था तो 2 नंबर पे डेसिमल आएगा। दैट मीन्स 16.64 परसेंटेज इज योर आंसर और गेन परसेंटेज फॉर द रमनीक लाल। अब आप देख सकते हैं कि यहां ज्यादा प्रॉफिट 41.86 को हो रहा है और इसे कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा कि हीरा लाल को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि उसका परसेंटेज गेन है 41.86। अगर आप टेक्स्ट बुक में आंसर देखेंगे तो ये आंसर आपका गलत दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर है। मूविंग ऑन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। At the start of the year, there were rupees 24 in a saving account. एक आदमी के सेविंग अकाउंट में 24,000 थे। After adding 56,000, अभी उसमें क्या किया गया, 56,000 ऐड कर दिया गया। तो सबसे पहले कितने थे 24, फिर उसमें 56,000 ऐड कर दिया गया तो कितने बन गए 80,000 रुपीज बन गए। टू दिस द इंटायर अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड इन अ बैंक। अब क्या किया गया, इस 80,000 को उठाया गया और बैंक में इन्वेस्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ 80,000 हुआ। क्यों, क्योंकि यही पैसे आपके बैंक में इनिशियली इन्वेस्ट किए गए हैं। एट 7.5 कंपाउंड 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहां परसेंटेज किस चीज को डोनेट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 7.5%। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपका क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। What will be the total amount after 3 years? That means क्या हो गया, टाइम इक्वल टू 3 ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5, टाइम इक्वल टू 3% एंड प्रिंसिपल इक्वल टू 80,000 रुपीज। अब आपसे क्या पूछा गया है, टोटल अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ये और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ये। अब आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी आपसे डायरेक्ट क्या पूछा गया, अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल तो आपके पास था ही, बैंक उसके ऊपर से आपको कुछ पैसे देगी, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो बन जाता है अमाउंट, उसका फॉर्मूला होता है ये। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना होता है तो ये। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दिया तो यहां जो पैसा निकलेगा उसको अगर आप प्रिंसिपल से ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। बट हमें चूंकि अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो हम जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। पी का वैल्यू है आपका 80,000 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7.5 अपॉन 100 और यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है आपको 3। तो अभी आपको पता है ये डेसिमल कितने नंबर पे है, एक नंबर पे है। ये 5 के आगे डेसिमल है, दैट मींस एक नंबर पे। इधर से काउंट नहीं करते, इधर से काउंट करते हैं। कितने नंबर पे, एक नंबर। तो कभी भी ये डेसिमल हटाना हो तो कितने नंबर पे डेसिमल है, एक नंबर पे डेसिमल है। तो इसे डेसिमल को हटा दीजिए और नीचे एक 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर नीचे होता तो आप उस पर अगर एक जीरो ऐड कर देते तो आपका काम बन जाता। अगर मैं इसे 25 से डिवाइड करूं तो 25 3 जा एंड 25 40 जा। अब यहाँ पे क्या है 40 आपका बेस है, तो इसे अगर ऐड करना है, यहाँ पे नीचे तो कुछ भी बेस नहीं है, और इसे अगर ऐड करना है फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे, इसका भी बेस 40 बना लेंगे। इसका बेस 40 बनाने के लिए ऊपर भी एक 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी हैव बेस इज सेम, तो लिख सकते हैं 40 तो कॉमन आ गया आपका, ऊपर में क्या था 40 प्लस 3 दैट मीन्स 43। कॉमन क्या है आपका, दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर क्या है 3, तो पावर क्या आ जाएगा 3। अब ये जो पावर है 3 ये किसको अप्लाई हो रहा है, ये पूरे ब्रैकेट को अप्लाई हो रहा है, यानी ये 43 का भी क्यूब होगा और ये 40 का भी क्यूब होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 80,000, यहाँ पे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 43 3 टाइम्स, दैट मीन्स 43 इंटू 43 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 43 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूब है वो ब्रैकेट का क्यूब है तो दोनों पे अप्लाई होगा। 0 0 0 तीन जीरो यहां से कट हो गए, 4 20 जा, 4 5 जा। अगर मैं अब इसे मल्टीप्लाई करूं तो नीचे आएगा 4, तो आंसर आएगा 397535। अब मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, डायरेक्ट डिवीजन करता हूं, 4
9 जा 36, 3 is left 37, again 9, 36, 1 is left, तो कितना हो गया 15, 4 3 जा 12, left is 3, 4 8 जा 32, 1 is left, 4 3 जा 12, 3 is again left, then 4 7 जा 28, 2 is left, and 5 ja 20. That is your answer. Question number 5. Mr. Manohar gave 20% part of his income to his elder son. उन्होंने क्या किया 20% पार्ट अपने एल्डर सन को दे दिया। तो कभी भी किसी की इनकम हम क्या मानते हैं 100% मानते हैं। तो इनकी इनकम ही निकालनी है तो हमने क्या मान लिया कि इनकी इनकम x है और ये 100% तो हो गए। इसमें से इन्होंने क्या किया एल्डर सन को 20% दे दिया एंड 30% पार्ट ऑफ हिज यंगर सन। उन्होंने क्या किया 30% पार्ट यंगर सन को दे दिया। किसका 30%? एक्स का, दैट मींस 100% का। तो 20% एल्डर को दे दिया एंड यंगर को 30% दे दिया। ही गेव 10% ऑफ द बैलेंस एज डोनेशन टू अ स्कूल। अभी यहां पर एक ध्यान देने लायक बात है कि यहां पे क्या लिखी हुई है 10% ऑफ द बैलेंस। यहां पे ये नहीं लिखा गया 10% ऑफ द इनकम, यहां पे लिखा गया 10% ऑफ द बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ 50% तो हम पहले ही खर्च कर चुके हैं 100% का, तो बाकी 50% का उन्होंने 10% डोनेशन दिया है। नेक्स्ट, he still had rupees 1,80,000 for him. What was Mr. Manohar income? Income that means X निकालना है। उसके बाद भी इनके पास 1,80,000 बचे हुए हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा ध्यान कहां जाता है जहां पे वैल्यू दिया हुआ है। अब इस वैल्यू का परसेंटेज निकालना है, उसके बाद हम बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसका परसेंटेज तो है, इसका परसेंटेज तो है, इसका परसेंटेज नहीं है। जब तक इसका परसेंटेज नहीं होगा 100 माइनस करके हम इसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते। अब आप बोलेंगे नहीं इसका 10% परसेंटेज तो है, तो मैं बोलूंगा है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में नहीं है। जब तक इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू नहीं आएगा तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है 10% ऑफ द बैलेंस, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं डोनेशन percentage equal to 10% of the balance. What is the meaning of the of? That means multiply. बैलेंस यहां पे क्या था 50%, किसका 50%? x का 50%, दैट मीन्स x इंटू 50%। अब इसी दोनों परसेंट में किसी भी एक परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दो परसेंटेज एक साथ हो नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात हमें आंसर किस में चाहिए परसेंटेज में चाहिए। एक बार हमें इसका परसेंटेज निकल गया एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके बाद हम ये बाकी दोनों का भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा 10/100 कर दूं, कुछ भी कर सकते हैं, या तो इसका नहीं तो इसका भी, बस एक का करिए क्योंकि आपका वैल्यू परसेंटेज में ही चाहिए आपको परसेंटेज। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो अब आप स्टेटमेंट देखें तो क्या आएगा डोनेशन परसेंटेज इक्वल टू 5% ऑफ द एक्स, 5% ऑफ द एक्स। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट डोनेशन, जब हमें सबसे पहले क्या लिखा था 10% ऑफ द बैलेंस, अब हम लिख सकते हैं 5% ऑफ द इनकम। ये अब हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए था इस तीनों का परसेंटेज चाहिए था। 20-30 पहले से था, अब हमने डोनेशन का परसेंटेज निकाल लिया है, दैट इज द 5%। तो क्या यहां पे आएगा अब नया इक्वेशन, ये इनका क्या था सेविंग था, तो सेविंग परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस 20 प्लस 30 प्लस 5, दैट मीन्स क्या हो गया 100 माइनस 55 परसेंटेज में है सब। तो यहां पे क्या वैल्यू आ गया 45 परसेंटेज। तो अब इसका परसेंटेज क्या आ गया 45 परसेंटेज। अब परसेंटेज है नॉर्मल नंबर है तो x निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या आएगा 45% ऑफ x इक्वल टू कितना है 1,80,000। अब नॉर्मल नंबर को अब परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ नॉर्मल नंबर में चाहिए, x नॉर्मल नंबर में चाहिए।
तो क्या हो जाएगा 45 अपॉन 100। अब क्या होता है, ये इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में। तो ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई 180,000 अपॉन 45 इंटू 100। तो हम डायरेक्ट इसे कट कर सकते हैं, ये आपको आएगा 45 4 जा 4000 4000 इंटू 100 दैट मीन्स 4 lakh rupees. That is your final answer. That is X. That means this is the Mr. Manohar income. Now question number 6. Kailash used to spend 85% of his income. तो कभी भी किसी का इनकम कितना होता है, 100% होता है। उसमें से उसने क्या किया, 85% स्पेंड कर दिया। मान लीजिए उसकी वैल्यू क्या आती है, Y आती है। When his income increased by 36%, क्या हुआ, अगर उसकी इनकम 100% थी, 36% से इंक्रीज हो गई, तो क्या हो गया, वो अपने आप में 136% हो गया। His expense also increased by 40% of his earlier expense. अब क्या हुआ, 40% उसका एक्सपेंस भी बढ़ गया, लेकिन क्या उसका एक्सपेंस इस 100% से बढ़ा है, नहीं। उसका एक्सपेंस जो उसने पहले खर्च करता था उससे 40% बढ़ा है। तो वो Y का 40% बढ़ा है। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को अगर हम कंपेयर करते हैं, राम श्याम या कोई भी नंबर ले लें, तो वो अपने आप में 100% होता है। अब क्या बोला जा रहा है कि 40% Y का बढ़ गया है, यानी Y क्या था, एक्सपेंस था, और 40% किसका बढ़ गया है, एक्सपेंस का बढ़ गया है। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो क्या हो गया, अगर वो 100% थी तो वो अब क्या हो गया, 140% ऑफ द Y हो गया। हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव नाउ। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अब ये जो वैल्यू आपका आएगा और जो ये वैल्यू आएगा, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। अभी आपने ये क्वेश्चन में ध्यान से देखा होगा कि एक भी नंबर नहीं है, सिर्फ आपको परसेंटेज ही परसेंटेज है। तो जब भी कोई नंबर नहीं हो तो एक बहुत ही आसान काम होता है, वो कर लें। सपोज इसकी सैलरी आप 100 रुपीज मान ले, तो क्या हो जाएगा, सपोज सैलरी इक्वल टू 100 रुपीज। तो नई सैलरी क्या होगी, न्यू सैलरी, या नहीं तो उससे पहले हम निकाल सकते हैं ओल्ड स्पेंड या एक्सपेंडिचर इक्वल टू 85% किसका था, इस 100 रुपीज का था, कैलाश का था। 85% किसका था, 100 का 85% वो खर्च करता था। तो क्या होगा, परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो गया आपका 85 रुपीज। तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 85 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, कैलाश की जो न्यू सैलरी है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। न्यू सैलरी इक्वल टू 136% ऑफ किसका, ओल्ड का। ओल्ड क्या था, 100 रुपीज। 136 परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। आप देख रहे हैं कितना आसानी से सब कुछ हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे 100 मान सकते हैं। नई सैलरी क्या हो गई, 136 रुपीज हो गई। अब क्या निकालना है हमें, एक्सपेंस निकालना है। एक्सपेंस किसका निकालना है, वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो कितना है एक्सपेंस, 140% ऑफ द वाई। न्यू एक्सपेंस इक्वल टू 140% ऑफ मींस मल्टीप्लाई, y का वैल्यू क्या निकाला था हमने कुछ देर पहले, 85। परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से जीरो कट गया, 2 7 जा, 2 5 जा, 5 1 जा एंड 5 7 जा, इक्वल टू क्या होगा, 119 रुपीज। ये क्या हो गया आपको, 1% ऑफ y इक्वल टू हो गया 119 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव्स नाउ।
अब हमें निकालना है कि सेव कितना किया है। सिंपल सी बात है, अब कितना कमाता है 136, कितना खर्च कर दिया 119, तो सेव कितना करेगा 136 माइनस ये खर्च किया था 119 रुपीज, तो हमारा वैल्यू आएगा आपको 17 रुपीज। अब इसकी सैलरी क्या थी 136 थी, सेव कितना किया 17, 17 ये 100 रुपीज पे सेव नहीं कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, सैलरी बढ़ गई है और इसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है, तो जो 17 रुपीज की सेविंग होती थी वो किस में होती है 136 में होती थी। यहाँ पे क्या था 15 रुपीज की सेविंग थी आपको 100 रुपीज में। तो अब हम निकाल सकते हैं परसेंटेज सेविंग का फॉर्मूला होता है सेविंग किस पे सेविंग हुई है, इनकम पे सेविंग हुई है, दैट मीन्स 136 इंटू 100, तो क्या होगा वैल्यू एस का, पहले हमने निकाल दिया 17 रुपीज, ये कट के वैल्यू होता है 8 जा, और मैं 100 डिवाइडेड बाई 8 करूं तो आंसर आता है 12.5 परसेंटेज, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टोटल इनकम ऑफ रमेश सुरेश एंड प्रीति इज 8,07,000 रुपीज। अब यहाँ पे रमेश सुरेश और प्रीति की इनकम नहीं दी हुई है, तो हम ऐसा मानते हैं कि इनकी सैलरी है एक्स वाई और जेड, और अगर मैं तीनों को मिला दूं तो क्या वैल्यू आएगा 8,07,000 रुपीज। जो यहाँ पे मैंने लिखा है 8,07,000 रुपीज तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, एक्स वाई जेड, हो गया। तीनों को ऐड कर दूं तो क्या वैल्यू आएगा, ये ऊपर का वैल्यू आएगा। द परसेंटेज ऑफ देयर एक्सपेंस, ध्यान दें यहां पे क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ देयर एक्सपेंस 75, 80 एंड 90। जैसे एक्स वाई जेड ये तीन टर्म है, ये तीन अपने आप में 100% होते हैं, तो इन्होंने क्या किया अपने 100% का 75% खर्च किया, ओके 80% खर्च किया और 90% खर्च किया। अब मैंने यहाँ पे 25, 20 और 10 क्यों लिखा है वो बताता हूं। इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 16, 70 एंड 12, यहाँ पे किसका रेशियो दिया हुआ है, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पे खर्च क्या दिखा हुआ है आपका, एक्सपेंडिचर का आपको परसेंटेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को सेविंग में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे जो रेशियो है इसे तो हम एक्सपेंडिचर में बदल नहीं सकते, लेकिन इस परसेंटेज को हम बहुत आसानी से बदल सकते हैं। तो पहला 75 था, तो 100 माइनस 75 दैट इज 25, 100 माइनस 80 दैट इज 20, 100 माइनस 90 इक्वल टू 10, ये परसेंटेज हो गए। ओके, अब आते हैं सेविंग पे, इनका रेशियो क्या है, सेविंग रेशियो इक्वल टू 16 रेशियो 17 रेशियो 12। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेविंग रेशियो दिया हुआ है, तो आप सबको अच्छी तरीके से पता है कोई भी रेशियो की जो नंबर होती है वो रियल नंबर नहीं होती है, उसमें से एक कॉमन फैक्टर गायब रहता है। तो सपोज वो कॉमन फैक्टर क्या है, ए है, तो हमारा सेविंग क्या क्या होगा 16a, 17a एंड 12a। अब हमारे पास क्या है, परसेंटेज है सेविंग का और रियल नंबर है सेविंग का, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 25% ऑफ का मंथ क्या हुआ मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या होगा 16a, दूसरे का क्या है 17a, तो क्या लिखेंगे 20% ऑफ y इक्वल टू 17a, और थर्ड का क्या ऑप्शन आएगा आपको 10% ऑफ z इक्वल टू 12a। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे x को अलोन कर देंगे, x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 16a, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा 25%, और परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कैसे लिखते हैं डिवाइडेड बाई 100, तो इधर डिवाइड में होगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 25 इंटू 100। y क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 17a अपॉन ये 20 नीचे चला गया और उसका 100 ऊपर चला जाएगा, और उसी तरीके से z क्या लिख सकते हैं 12a अपॉन 10 इंटू उसका परसेंटेज का 100 ऊपर चला जाएगा। अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक्स वाई जेड का इक्वेशन है, और ये कितने वेरिएबल में है, सिर्फ एक वेरिएबल में है, देखिए ए, और अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं एक्स वाई जेड, तो ये आपको अच्छे से पता है कि इसका वैल्यू क्या आएगा 8,07,000 रुपीज। तो अब हम लिख सकते हैं ऐसा, एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा आपका 16a अपॉन 25 इंटू 100 प्लस 17a अपॉन 20 इंटू 100
प्लस 12A अपॉन 10 अपॉन 100 इक्वल टू 8,07,000 रुपीज। रिड्यूस कर लेता हूं मैं 25 4 जा 0 से 0 कट हो गया, 2 से 5 कट हो गया एंड 0 से 0 कट हो गया। तो अब हमारे पास आता है 16 4 जा 64 a प्लस 17 into 5 that is 85 a plus 12 into 10 that means 120 a equal to 807,000। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो आंसर आएगा 269a equal to 807,000। तो a का वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। तो आंसर आएगा 807,000। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, और अगर मैं इसे कट करूं तो आएगा आपको 3 जा, दैट मीन्स 3,000 रुपीज। ये किसका वैल्यू आया? आपका एक का। अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द एनुअल सेविंग ऑफ ईच ऑफ देम। सबसे पहला सेविंग क्या था? 16A, क्योंकि आपने क्या निकाला था? सेविंग की रेशियो क्या थी? 16 70 12, और मिसिंग टर्म क्या था? 6A 16A 17A 12A। तो 16A A का वैल्यू हमें आप पता चल चुका है, दैट इज 3,000 रुपीज। 16 3 जा 48 रुपीज। अब आपका 17A 17 into 3,000 that means 51,000 rupees, and 12A that means 12 into 3 equal to 1000 equal to 36,000 रुपीज। ये आपका सेविंग में हुआ। इस क्वेश्चन में आपके ध्यान देने लायक क्या बात थी कि आपसे सेविंग के बारे में दिया गया था, तो सबसे पहले हमें सेविंग का परसेंटेज निकालना था। अब हमने यहाँ पे सेविंग का परसेंटेज निकाल दिया और सेविंग का एक नंबर डाल दिया। अब बट इसमें क्या था कि x था, y था और z था, और 3 वेरिएबल और ये एक चौथा वेरिएबल, तो सवाल आपका बन ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन से x को अलग कर दिया, y को अलग कर दिया और z को अलग कर दिया, और तीनों वैल्यू जो a के टर्म में थे तीनों को ऐड करके इसके बराबर लिख दिया, जिससे a का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब जब आपके पास a का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होगा आपका वैल्यू 16a 17a एंड 12। Now question 8. Find income tax Mr. Kadam, who is 35-year-old and has a taxable income of 13,35,000 rupees। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? ATC, ATD और ATG, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं दिया है तो उसे हम इग्नोर करके डायरेक्ट सवाल बनाते हैं। अब हम आते हैं स्लैब पे। तो ये 35-year-old है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि ये 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो क्या होगा? 1,12,500 रुपीज प्लस जो भी बाकी पैसा बचेगा 10 लाख से माइनस करके उस पे 30% लगेगा। उसके अलावा क्या लगेगा आपको? 2% ये आपका होगा प्राइमरी के लिए, 2% ऑफ यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो लगेगा, और उसके बाद आपका सेकेंडरी के लिए क्या आएगा? 1% ऑफ यहां से जो वैल्यू निकलेगी। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला निकालेंगे इनकम टैक्स, दैट इज 1,12,500 प्लस 30% ऑफ, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, और परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। डायरेक्ट बना रहा हूं, बाकी तो आप खुद डिटेल में बना सकते हैं। ये क्या वैल्यू है? 13,3500। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 10 लाख इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख का हमने पहले ही टैक्स लगा दिया है इसके लिए। 3,35,000 रुपीज। जीरो जीरो कट हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आएगा 1,12,500 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीरो का तो जीरो आएगा, 2 जीरो 2 टाइम जीरो है तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 10, 1 इज लेफ्ट, 3 3 जा 9 एंड 10। तो अभी मैं इसे वैल्यू ऐड कर दूं तो क्या आएगा? 0 0 0, 5 5 become 1, 2 become 3, 1 and this is 2। तो आपका क्या वैल्यू आया इनकम टैक्स का? 2,13,000 वैल्यू आया। बट ये फाइनल इनकम टैक्स नहीं है, तो फाइनल इनकम टैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनल इनकम
टैक्स, सबसे पहले ये वैल्यू, दैट मीन्स 2,30,000 प्लस इस वैल्यू का 2%, तो क्या हो गया 2,13,000 का 2%, दैट मीन्स 2/100 प्लस इसी वैल्यू का 1%, 213,000 इंटू 1% डिवाइडेड बाई 100। ये 0 आराम से कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं 2,13,000 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4,260 प्लस इसका वैल्यू आएगा 2,130। ये सभी रुपीज में है। अब हम इसे ऐड कर देंगे, तो ऐड करके आपको वैल्यू आएगा दैट इज 90, 2 प्लस 1 3, 4 2 6, 6 प्लस 3 9, 1 2, 2,19,390 रुपीज। ये आपका पहले का आंसर आएगा। नाउ नंबर 2, मिस्टर खान एज 65 ईयर ऑफ एज, दैट मीन्स क्या आएगा आपको टेबल 2 आएगा, एंड हिज टैक्सेबल इनकम एज रुपीज 4,50,000। तो आपको पता है जो 65 से ऊपर होते हैं उन्हें 3 लाख तक नो टैक्स लगता है, बट जब वो 5 लाख तक जाते हैं तो उन्हें 5% टैक्स लगता है। उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी सेस अलग है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकम टैक्स इक्वल टू क्या होगा 5% ऑफ इस अमाउंट से हम लोग 3 लाख माइनस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 60 से लेके जो 80 तक होते हैं उनके स्लैब में 3 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो क्या लिखेंगे 4,50,000 माइनस 3 लाख। तो आपका वैल्यू ऐसा आएगा। परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये क्या बचा 1,50,000 रुपीज, 0 कट हो गया, 15 5 जा 75 एंड 20 पहले से लेफ्ट थे। अब ये हो गया हमारा इनकम टैक्स। अब हम क्या करेंगे, सेस निकालेंगे। सबसे पहले प्राइमरी, प्राइमरी क्या होता है 2% ऑफ इनकम टैक्स, दैट मीन्स परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में डिवाइडेड बाई 100। इनकम टैक्स का निकाला है 7500, तो क्या हो जाएगा 0 कट हो जाएगा, 75 इंटू 2 इक्वल टू 150 रुपीज। उसके अलावा हमारा सेकेंडरी क्या आएगा 1% ऑफ इनकम टैक्स, दैट मीन्स 1/100 इंटू 7500, दैट मीन्स 0 कट हो गया, दैट इज 75। अब आपका टोटल इनकम टैक्स क्या होगा, तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा 5, 7 प्लस 5 इज 12, 1 इज लेफ्ट, 1 1 2, 2 प्लस 5 7 एंड 7, 7,725 rupees. That is your answer. Now come to the last question. Miss Varsha, age of 26 year, has a taxable income of rupees 2,30,000 rupees. यहाँ सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ईयर चेक करेंगे। क्या है 26 ईयर, दैट मीन 60 ईयर से कम है तो आपका टेबल 1 आएगा। दूसरा हम क्या चेक करेंगे, इनकी सैलरी चेक करेंगे। तो इनकी सैलरी 2,30,000 है, जो 2,50,000 से कम है। तो हमें पता है 2.50 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। क्योंकि इनकी सैलरी 2.5 से कम है, इसलिए इन्हें भी किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका आंसर आएगा नो इनकम टैक्स। अब आपके क्वेश्चन पे एक बार फिर से आता हूं। यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, इनकम टैक्स पेएबल। तो आपके जो आंसर में है सिर्फ इनकम टैक्स निकाला गया है, बट आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए इनकम टैक्स आपको अगर निकालना है तो काइंडली आप टोटल इनकम टैक्स निकालें। क्योंकि आप कह नहीं सकते कि आपसे सिर्फ इनकम टैक्स पूछा गया है या टोटल इनकम टैक्स पूछा गया है। इसी के साथ हमारे ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।